नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर पेस आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया था जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां या जनसंख्या वृद्धि के कारण। उसके बाद हम चर्चा करते हैं, तीन चीज़ों के साथ चर्चा करेंगे। एक तो चर्चा करेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसके साथ साथ एक बार ये हो जाए, इसके बाद पढ़ेंगे जनसंख्या की समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, और जनसंख्या की जो समस्या है उसका समाधान क्या है, जनसंख्या समस्या की का समाधान। ये तीनों चीजें साथ पढ़ेंगे। अर्थात जनसंख्या वृद्धि के कारण, सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि के कारणों की चर्चा करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, सभी क्षेत्रों में समान रूप से जनसंख्या वृद्धि नहीं है, और जो जनसंख्या वृद्धि के कारण है वो कारण देखो निम्न है। वो कौन कौन से कारण है जिसने जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दिया है। पहली चीज है मृत्यु दर में गिरावट। आगे बात में जब देखो मरने वालों की संख्या कम हो रही है, अब मान लो 4 जन्म ले रहे हैं और इसमें से एक ही मर रहा है, तो बढ़ तो ज्यादा रहेंगे, नहीं बढ़ रहे, 3 बढ़ रहे हैं। मर तो एक ही रहा है, बढ़ कितने रहे, 3 बढ़ रहा है। तो जब 3 बढ़ रहा है तो बताओ जनसंख्या की वृद्धि होगी कि नहीं होगी? ये नॉर्मल सी बात है, जनसंख्या की वृद्धि होगी। तो इसका कारण क्या है? मृत्यु दर में गिरावट। तो कारण क्या? मृत्यु दर में गिरावट आने से, अर्थात मृत्यु दर में कमी आने से जनसंख्या में क्या हुई है? कमी। मृत्यु दर में कमी आने से जनसंख्या में क्या हुई है? वृद्धि है। जब मरने वालों की संख्या कम होने लगी तो जनसंख्या में क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी। ये मृत्यु दर में कमी क्यों आई है? ये मृत्यु दर में कमी आने से, ये मृत्यु दर में कमी क्यों आई है? तो इसका अगर आपसे कारण पूछ ले, इसलिए आई है या क्यों आई है, तो ये इसीलिए आई है क्योंकि पहली बात तो वैज्ञानिकों ने बहुत विकास कर लिया। बहुत विकास कर लिया, अर्थात चिकित्सा सुविधाओं में क्या हुआ है? सुधार हुआ है। चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि हुई है। चिकित्सा सुविधा में सुधार या वृद्धि। तो जब देखो पहले लोग बीमारियों से, अनेक प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की बीमारियों से, अनेक प्रकार के रोगों से लोगों की मृत्यु होती थी। जब वैज्ञानिकों ने या ये मान के चलो चिकित्सा सुविधाओं में जब ज्यादा सुधार हुआ तो वो महामारियों से, रोग से या किसी बीमारी से नहीं मर रहे हैं। जब वो नहीं मर रहे हैं तो जनसंख्या में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। जैसे 4 लोग, मैंने आपको अभी बताया था 4 लोग हैं, पहले मान लो 4 जन्म लेते, 3 मर जाते हैं, तो एक ही बचता नहीं बचता। अब 4 जन्म ले रहे हैं और एक ही मर रहा, बच कितने रहे? 3। क्यों बच रहे हैं? ये मर क्यों नहीं रहे? क्योंकि वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा चिकित्सा सुविधा में वृद्धि कर ली। जब चिकित्सा सुविधा में वृद्धि होगी तो इनमें महामारी, बीमारी या किसी प्रकार का जब भी रोग है तो चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से ठीक हो जाता है। जब चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से ठीक हो जाता है तो मरने वालों की संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पहली चीज तो ये। तो इसका मतलब है मृत्यु दर में गिरावट आने का प्रमुख कारण चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि होना, वैज्ञानिकों द्वारा चिकित्सा सुविधा में वृद्धि करना। दूसरा क्या है? दूसरा है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। देखो पहले लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था, तो जब अन्न नहीं मिल रहा है, आपने छपनिया काल सुना होगा, 1899 में पढ़ा था, उसमें ऐसा कहते हैं लोगों ने पेड़ के छिलके तक खा डाले, यहाँ तक कि खेजड़ी के छिलके के लिए लड़ाई होती थी कि मैं ये खाऊंगा। अपने खेत में लोग सुरक्षा निगरानी रखते थे, लोगों की ज्ञान रखते थे कि कोई मेरे खेत में से छिलका न ले जाए, नहीं तो मैं क्या खाऊंगा या मेरा परिवार किससे पेट भरेगा। तो जब लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए अन्न मिलने लगा, पहले लोग बिना अन्न के मर जाते थे, जब लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए अन्न मिलने लगा तो मरने वालों की संख्या ऑटोमेटिक क्या हो गई? मरने वालों की संख्या ऑटोमेटिक कम हो गई। जब मरने वालों की संख्या ऑटोमेटिक कम हो गई तो जनसंख्या में ऑटोमेटिक क्या हुई? वृद्धि हुई। आगे बात में तो खाद्य पदार्थों अर्थात खाने योग्य चीजों की पर्याप्त मात्रा में क्या होने लगी? पूर्ति। ऐसे कह सकते हैं खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा में क्या होने लगी?
खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति होने लगी, इसलिए लोगों की मरने वालों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। आगे बात में इसके बाद क्या देखो, खाद्यान्न की पूर्ति हो गया, इसमें क्या आगे देखो दूसरी चीज, जब वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा विकास कर लिया तो किस में सुधार हुआ, कृषि में सुधार हुआ। किस में सुधार हुआ, कृषि में सुधार हुआ। अर्थात जब कृषि में सुधार हुआ तो कृषि की उत्पादकता क्या हुई, कृषि उत्पादकता बढ़ी। कृषि उत्पादकता क्या हुई, बढ़ी। जब कृषि की उत्पादकता बढ़ी तो खाद्यान्न में क्या हुई, वृद्धि हुई। खाद्यान्न में क्या हुई, वृद्धि हुई। जब खाद्यान्न में वृद्धि हुई तो लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए अन्न या खाद्यान्न मिलने लगा, इससे मरने वालों की संख्या में कमी आई। जब मरने वालों की संख्या में कमी आई तो जनसंख्या वृद्धि हुई। आगे बात में खाद्यान्न में क्या हुई, देखो कृषि की जो सुविधाएं उसमें विस्तार किया, कृषि की पद्धति में विस्तार किया, गहन कृषि की जान लगी तो उसकी उत्पादकता में क्या हुई, वृद्धि हुई। वृद्धि किसकी उत्पादकता में, खाद्यान्न की उत्पादकता हुई। जब खाद्यान्न की उत्पादकता में वृद्धि हुई तो लोगों को मरने वालों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर, यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं है। दूसरी चीज इसी में ये नोट करो, इस टाइम अकाल की संख्या भी क्या होने लगी, कम होने लगी। अकालों की संख्या भी क्या होने लगी, कम होने लगी। अकालों की संख्या भी कम होने लगी, क्योंकि दूसरी चीज वैज्ञानिकों ने विकास कर लिया तो ट्यूबवेल कुएं ये बहुत ज्यादा हो गई। तो ट्यूबवेल कुएं हो गए तो लोग है ना बरसात की कमी में या वर्षा की कमी के वक्त अपने ट्यूबवेल या कुएं से क्या फसलों की सिंचाई कर लेते थे, फसलों की सिंचाई कर लेते थे। तो इस टाइम अकाल की संख्या में भी क्या आई, कमी आई। तीसरा देखो, शांति और सुरक्षा। शांति और सुरक्षा प्राचीन काल में क्या है, अनेक प्रकार के राजा महाराजाओं के मध्य, सम्राटों के मध्य, बादशाह सुल्तानों के मध्य युद्ध होते रहते थे। तो युद्ध में आम जनता भी मारी जाती, युद्ध में आम जनता भी मारी जाती। चाहे देखो आप किसी युद्ध की राजा महाराजाओं के टाइम की बात कर लो या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात कर लो, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध, तो इसमें लाखों लोग, करोड़ों लोग मारे गए। अब ऐसा नहीं है, अब क्या स्थापित हो गई है, अब शांति स्थापित हो गई है। क्या स्थापित हो गई है, शांति। अर्थात जो लोग युद्ध में पहले मारे जाते थे अब वो नहीं मारे जा रहे हैं। पहले उनकी सुरक्षा नहीं थी, अब भारत की सरकार हो चाहे किसी दूसरे देश की सरकार हो, लोगों की सुरक्षा प्रदान कर रही है, लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रही है, लोगों की सुरक्षा पूरी तरह से सुरक्षा दे रही है। जब लोगों को पूरी तरह से सुरक्षा मिल रही है तो बताओ क्या लोग मरेंगे, नहीं मरेंगे। जब युद्ध नहीं हो रहा, शांति स्थापित हो गई तो क्या लोग मरेंगे, नहीं मरेंगे। जब लोग नहीं मरेंगे तो जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि। आगे देखो, प्रवास। ये पहले भी आया था, आपको पता हो, एक जगह आया था ना, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में आया था प्रवास। प्रवास का तात्पर्य ये कि एक स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर जाना या रहना या वहीं बस जाना प्रवास कहलाता है। क्या हुआ कि जब अमेरिका में जनसंख्या बहुत ही कम थी, ना के बराबर जनसंख्या थी, तब यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी देश जैसे पुर्तगाल है, फ्रांस है, इटली है, ब्रिटेन, ये जितने भी देश हैं, इन देशों ने क्या किया, अपने स्थान को त्याग कर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी और उत्तरी भाग में रहने लगे, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के आसपास क्षेत्रों में रहने लगे। तो वहां रहने लगे तो जो लोग यूरोप से अमेरिका आए थे उन्होंने अपना वास या अपना निवास उत्तरी अमेरिका को बना लिया। मान लो जब वहां उन्होंने अपना निवास या वास बना लिया तो उनकी जनसंख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। उनकी जनसंख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। इसीलिए आज अमेरिका महाद्वीप में लगभग 90% लोग यूरोपीय लोग हैं। कितने परसेंट लोग, 90% लोग हैं वो यूरोपीय लोग हैं। तो इसका एक प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि का क्या है, जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण प्रवास भी है। आगे देखो, वैज्ञानिक विकास। वैज्ञानिक विकास, वैज्ञानिकों ने मनुष्य के जीवन को आरामदायक बना दिया। वैज्ञानिकों ने मनुष्य के जीवन को क्या बना दिया, आरामदायक बना दिया। जब मनुष्य का जीवन आरामदायक हो गया, पहले मान लो मनुष्य कष्ट भोगता था, दुख भोगता था, तो उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती थी। अब मनुष्य के जीवन को वैज्ञानिकों ने क्या किया, विकास के माध्यम से, आविष्कार के माध्यम से, आविष्कार या विकास के माध्यम से आरामदायक बना दिया। जब मनुष्य का जीवन आरामदायक हो गया तो मरने वालों की संख्या भी क्या हो गई, कम हो गई। मरने वालों की संख्या भी क्या हो गई, कम हो गई। आगे बात में, जब मरने वालों की संख्या कम हो गई तो जनसंख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। एक और देख लो, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण
पहले क्या थे, उद्योग धंधे नहीं थे। उद्योग धंधे नहीं थे तो लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिल पाता। जब पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिल पाता तो व्यक्ति की जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी। व्यक्ति के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी, इस कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी। अब जब उद्योगों का विकास हो गया, उद्योगों में लोग कार्य करने लगे, उद्योगों में लोग रोजगार करने लगे, तो रोजगार के माध्यम से उनके जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होने लगी है। इस वजह से जनसंख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो आपसे पूछ ले जनसंख्या वृद्धि के कारण मृत्यु दर में गिरावट। वापिस समझ लेना एक बार में, मृत्यु दर में कमी आई है। क्यों आई है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने चिकित्सा में सुधार बहुत ज्यादा कर लिया है, या चिकित्सा में वृद्धि बहुत ज्यादा की है। निश्चित खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, पहले लोगों को खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न नहीं मिलता था। अब कृषि की पद्धति में बदलाव आया है, वैज्ञानिक विकास है तो उत्पादकता बढ़ी है, खाद्यान्न में वृद्धि हुई है, इसलिए लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए अन्न मिल रहा है। इसीलिए क्या है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है और अकालों की संख्या भी कम हुई है। पहले लोग युद्ध में मारे जाते थे, उनकी कोई सुरक्षा नहीं थी, इसलिए कमी थी। अब सभी जगह शांति स्थापित हो गई है, अर्थात कोई युद्ध नहीं होता और सरकार, प्रत्येक देश की सरकार उनको सुरक्षा प्रदान कर रही है, इसलिए जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। प्रवास क्या है? एक स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर जाकर रहना या बसना, ये प्रवास कहलाता है। पहले क्या हुआ था, यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या अधिक थी, तो यूरोप महाद्वीप के लोगों ने, उत्तरी पश्चिमी देश है वो उत्तरी अमेरिका में जाके बस गए और उन्होंने अपना वहीं स्थायी निवास बना लिया। तो इससे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। वैज्ञानिक विकास, पहले मनुष्य का जीवन कष्टदायक था, वैज्ञानिकों ने अपने विकास के माध्यम से, आविष्कार के माध्यम से इस जीवन को आरामदायक बना दिया। जब मनुष्य ने इस जीवन को वैज्ञानिकों ने आरामदायक बना दिया मनुष्य के जीवन को, तो मरने वालों की संख्या कम हुई है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई है। औद्योगिकरण, पहले पर्याप्त मात्रा में उद्योग नहीं थे, उद्योग नहीं होने की वजह से रोजगार नहीं मिल पाता था। जब पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिल पाता था तो लोगों के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी, और जब लोगों के जीवन जैसे खाना, रहना, कपड़ा, निवास, इनकी पूर्ति नहीं हो पाती थी तो लोगों की मृत्यु दर ज्यादा होती थी। अब क्या, लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार मिलने लगा। जब रोजगार पर्याप्त मात्रा में मिलने लगा है तो उनके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति होने लगी है, इसलिए मृत्यु दर में क्या आई है, कमी आई है, और इसी कारण जनसंख्या में क्या हुई है, वृद्धि। ये तो है जनसंख्या के वृद्धि दर के कारण, जनसंख्या वृद्धि दर के रीजन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि दर के कारण। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि की समस्या के बाद, जो जनसंख्या में ये वृद्धि हुई है ज्यादा, इससे क्या समस्या हो रही है। जो जनसंख्या वृद्धि हुई है इससे हमारे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, तो अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। क्या अनेक समस्या उत्पन्न हो रही है, अब वो देखो कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है। पहला लिखो, पहला है अत्यंत तीव्र व भयावह वृद्धि। मैं आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका 22 तारीख को ज्योग्राफी का पेपर है, इसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको। अत्यंत तीव्र व भयावह वृद्धि, देखो जनसंख्या की वृद्धि दर अत्यंत तीव्र गति से हुई है कि आप पूछो ही मत, क्योंकि विस्फोट गति से हुई है। अगर इसी प्रकार जनसंख्या की वृद्धि दर होती रही तो 2040 में 1400 करोड़ हो जाएगी, अर्थात कितनी अरब हो जाएगी, 14 अरब। अब दिमाग लगाना कि आज चल रहा है 2020, हम जो आंकड़े पढ़ रहे थे विश्व के, मैंने पढ़ाए थे 2013 के 2013 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 7 अरब 14 करोड़ थी, या 714 करोड़ थी। अगर इसी प्रकार वृद्धि रही तो देखो 13 के पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, 20 में। 13 के पढ़ रहे हैं, कब रहे हैं, 20 में पढ़ रहे हैं, आगे बाद में। तो 20 में मान लो, एक बात मान लो 714 करोड़ है, एक उदाहरण के तौर पे मान लो, तो 2040 में कितनी हो जाएगी, 1400 करोड़, अर्थात दुगुनी हो जाएगी, तो बताओ इन जनसंख्या को रहने के लिए, खाने के लिए, मतलब पीने के लिए जितनी भी सुविधाएं होगी, क्या वो गवर्नमेंट सब कर पाएगी? इतनी जनसंख्या के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो अगर इसी प्रकार वृद्धि होती रही तो 2040 में कितनी हो जाएगी, 1400 करोड़ हो जाएगी, अर्थात 14 अरब हो जाएगी। दूसरा क्या है, सीमित संसाधन। देखो क्या है, जो भी भौगोलिक संसाधन है या जो भी भौतिक संसाधन है वो सीमित है, चाहे जल हो, चाहे खनिज हो, चाहे मृदाएं हो, जो भी संसाधन है
वो क्या है, सीमित है। अब दिमाग लगाओ, अभी वर्तमान में उदाहरण के तौर पे 714 करोड़ लोग हैं वो जल का प्रयोग कर रहे हैं। 2040 में कितने करेंगे, 1400 करोड़। तो बताओ जल में कमी आ रही है या वृद्धि हो रही है, कमी आ रही है। तो जो संसाधन, भौतिक संसाधन है वो क्या है, सीमित है। वो भौतिक संसाधन क्या है, सीमित है। इसी प्रकार अगर जनसंख्या की वृद्धि दर होती रही, इसी प्रकार जनसंख्या बढ़ती रही, तो ये सीमित संसाधन, भौतिक संसाधन एक दिन क्या हो जाएंगे, ये एक दिन हो जाएंगे समाप्त है। और जब ये समाप्त हो जाएंगे तो आपको पता है स्थिति कैसी होगी, ये 2 नंबर। तीसरा वितरण संकेंद्रित, वितरण संकेंद्रित। वितरण संकेंद्रित का मतलब क्या, मैं बता देता हूं आपको। ऐसे मान लो एक ऐसा स्थान है जिसमें लोग ज्यादा रहते हैं, एक ऐसा स्थान है जिसमें लोग रहते ही नहीं है। एक ऐसा स्थान है जिसमें लोग ज्यादा रहते हैं, एक ऐसा स्थान है जिसमें लोग रहते ही नहीं। तो वितरण संकेंद्रित में आप ये मान लो कि 30, ये दोनों भी बातें ज्ञान रखना, 1/3 ये मतलब है 33। अब आप इनमें से कोई सा भी मान लेना, 30 मान लेना चाहे 33 मान लेना, आपकी इच्छा पे डिपेंड है। किताब में आपके 33 दे रखा है कि 33% भाग पर कितनी परसेंट जनसंख्या रहती है, 90% जनसंख्या रहती है। 33% भाग पर कितने परसेंट जनसंख्या रहती है, 90%। तो ये मान लो 30%, उदाहरण बता रहा हूँ आप, 30% पे कितनी परसेंट जनसंख्या रह रही है, 90%। जबकि एक चीज वो देखो कि 70% पे कितनी रह रही है, मात्र 10%, मात्र 10%। यानी यहाँ उदाहरण बता रहा हूँ, चाहे 30 चाहे 33, में 30 का बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी रहेगी। है 33 आपके, कि 33 या 30% भाग पर कितने परसेंट लोग रह रहे, 90%। तो आप दिमाग लगाओ, 70% पीछे भाग बचा, यानी 67 मान लो, 17 मान लो बच्चा, उसमें कितने परसेंट लोग रह रहे, 10%। तो इसका मतलब है कि अत्यधिक जनसंख्या एक ही स्थान पर केंद्रित है, एक ही स्थान पर बसी हुई है, एक ही स्थान पर केंद्रित है या एक ही स्थान पर बसी हुई है। आपको क्लियर बात समझ में आ गई यहाँ तक। इसके बाद देखो 4 नंबर, बिना बसे भूभागों में निराशा। बिना बसे भूभागों में निराशा। अब ये उसका उल्टा है, भागों में निराशा। कैसे, कि पृथ्वी के 70% भाग ऐसे हैं जो निरंजन है, अर्थात न के बराबर वहाँ जन निवास करता है, न के बराबर मानव निवास करता है। कैसे देखो, वहाँ 30% या 33% भाग पर कितने परसेंट लोग रह रहे हैं, 90%। 90%। तो आप दिमाग लगाओ, जो 70% भाग है पृथ्वी का, उसमें मात्र कितने परसेंट लोग रह रहे हैं, 10%। तो बिना बस से भूभागों में निराशा है। और यहाँ भविष्य में भी आशा नहीं है कि मनुष्य रह सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सही नहीं है, यहाँ की जो जलवायु है वो सही नहीं है, न यहाँ उपजाऊ मृदा है, न यहाँ जल की उपलब्धता है, न यहाँ खनिज है, न यहाँ पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा सुविधाएं मिल सकती। दूर दूर तक जंगली जंगल फैले हैं या दूर दूर तक मरुस्थल फैले हैं। तो इस जगह मनुष्य को भविष्य में बसने की आशा या भविष्य में रहने की आशा भी नहीं है। तो इस कारण बिना बसे भूभागों में क्या है, निराशा है। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि की समस्या होगी कि यहाँ तो रह नहीं सकते, यहाँ तो रह नहीं सकते। और अगर जनसंख्या वृद्धि दर इसी प्रकार रही, जनसंख्या वृद्धि दर इसी प्रकार रही, तो आप बताओ इतने से क्षेत्र में कितने लोग निवास करेंगे। तो क्या उनको भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, संचार आदि साधनों की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ये जनसंख्या वृद्धि की एक समस्या हो रही है। आगे देखो 5वां, मानवीय और प्राकृतिक प्रतिबंध। मानवीय और प्राकृतिक प्रतिबंध। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मानवीय प्रतिबंध है, मानव द्वारा प्रतिबंध लगाए। कैसे, जैसे कोई राजनीतिक दंगे वाला क्षेत्र है, तो वहाँ क्या लोग निवास करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। कहीं प्राकृतिक प्रतिबंध है। प्राकृतिक का मतलब है जो प्रतिबंध प्रकृति ने लगाए, जैसे मरुस्थल का होना, वहाँ की जलवायु का सही नहीं होना, वर्षा की कमी होना, ये प्राकृतिक प्रतिबंध है। तो मानवीय और प्राकृतिक, तो आदि मानवीय और प्राकृतिक प्रतिबंधों के कारण कई क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ मनुष्य निवास नहीं करता है। और अब बताओ आप, इतने से क्षेत्र में इतने लोग निवास करने लगे, तो बताओ पृथ्वी का भार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पृथ्वी पर जनसंख्या का भार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो इसे ज्वालामुखी है, भूकंप है, आदि विस्फोटकारी घटनाएं विकसित हो सकती है, आदि विस्फोटकारी घटनाएं हो सकती है। एक चीज़ और भी ज्ञान रखना आप, घटना के साथ साथ
ये भी ध्यान रखना, जब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो दरिद्रता फैलेगी, महामारी फैलेगी, भूखमरी फैलेगी, बेरोजगारी फैलेगी, इन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा। तो ये है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। इसी प्रकार वृद्धि होती रही, 40 में 1400 करोड़ हो जाएगी। संसाधन सीमित है, एक दिन समाप्त हो जाएंगे। 30 या 33% भाग पर 90% लोग रहते हैं, जबकि 70% भाग पर मात्र 10% लोग निवास करते हैं। प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध या तो मानव द्वारा लगाया गया है, जैसे राजनीतिक अशांति होने की वजह से, या जल की अनुपलब्धता है, पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा सुविधा नहीं मिलना, जल की अनुपलब्धता है, मृदा का अनुपजाऊ होना है, या मरुस्थल का विकास है, आदि प्राकृतिक प्रतिबंध है। आगे बात में अगर इतनी जनसंख्या ज़्यादा रही तो यहाँ दरिद्रता, भूखमरी, बेरोजगारी, महामारी आदि की समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेगी। यह है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। अब जनसंख्या वृद्धि की समस्या का समाधान देखो। अब समाधान क्या है भैया? जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इस समस्या से कैसे समाधान मिल सकता है? इस समस्या से कैसे समाधान मिल सकता है? तो इन समस्याओं के समाधान के मैं उपाय बता देता हूँ आपको। इस समस्या से क्या मिल सकता है? समाधान। अब वो कैसे समाधान मिल सकता है, किस कारण से हम इनका समाधान कर सकते हैं? देखो, मैं पहला कारण बता देता हूँ। भौतिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करो। भौतिक संसाधनों क्या करो? अनुकूलतम प्रयोग। अगर ये भौतिक संसाधन एक बार समाप्त हो गए तो इनको पुनः नहीं बनाया जा सकता। भौतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग या प्रयोग। अनुकूलतम प्रयोग यानी भौतिक संसाधनों का आप अनुकूलतम प्रयोग करो। अगर ये संसाधन समाप्त हो गए तो इनको पुनः नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इनका उचित प्रयोग करो। कोयला, पेट्रोलियम, खनिज आदि के अधिकतम उपयोग पर नियंत्रण स्थापित करो। नियंत्रण स्थापित करो। क्यों करो नियंत्रण स्थापित? नियंत्रण स्थापित इसलिए करो क्योंकि अगर मान लो कोयला है, पेट्रोलियम है, खनिज तेल है, औद्योगिक क्षेत्र है, कोई विनिर्माण क्षेत्र है, ये अगर समाप्त हो गए तो क्या इन्हें मनुष्य पुनः बना सकता है? नहीं बना सकता। तो अधिकतम उपयोग नहीं, अधिकतम उपयोग पर रोक लगाओ, अधिकतम उपयोग को कम करो, अधिकतम उपयोग होने पर प्रतिबंध लगाओ और उस पर क्या स्थापित करो? नियंत्रण स्थापित करो। अगर इन पर नियंत्रण स्थापित होगा तो आने वाली पीढ़ी भी इसका यूज कर पाएगी, आने वाली पीढ़ी भी इसका यूज कर पाएगी। तीसरा क्या है? शिक्षा का प्रचार प्रसार करो। शिक्षा का क्या करो? प्रचार प्रसार। लोगों को जागरूक करो कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि होने से क्या नुकसान है और कम जनसंख्या होने से क्या फायदे, लोगों को बताओ। लोग जब इस बात को समझेंगे तभी इस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। चौथा क्या है? वैज्ञानिक विधि से व तकनीकी ज्ञान से, तकनीकी ज्ञान से लोगों को सतर्क करो। जैसे मीडिया है, मतलब मान लो एडवर्टाइजमेंट है, या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, या किसी सभा के माध्यम से, या किसी स्कूल के माध्यम से लोगों को अत्यधिक मात्रा में जागरूक करो कि जनसंख्या वृद्धि से ये नुकसान है, जनसंख्या वृद्धि कम रहने से ये फायदे, तो लोग इस बात को मानेंगे। आगे क्या है? सागरीय संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। सागरीय संसाधनों का को उपयोग में लाया जाए। कैसे? जो भी संसाधन है, मान लो जैसे सागर है, सागर में जल है वो खारा है, सागर में जल खारा होने की वजह से वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो उस जल को भी उपयोग में लाओ ताकि भविष्य के अंदर जल की समस्या उपलब्ध ना हो। आगे बात में कृषि का नवीनीकरण करो। कृषि का नवीनीकरण का मतलब है इस प्रकार की कृषि करो कि उसमें उत्पादन बहुत ज़्यादा हो। जब उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा तो लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए अन्न मिलेगा, क्योंकि नहीं तो उत्पादकता में अगर कमी आई तो लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। तो कृषि का नवीनीकरण करो ताकि उसकी उत्पादकता को बढ़ाया जाए। कृषि का क्या करो? नवीनीकरण करो ताकि उसकी उत्पादकता को बढ़ाया जाए। अगली बात में देरी से विवाह करो। देरी से क्या करो? विवाह। देरी से विवाह का मतलब है जैसे हमारे यहाँ भारत के संविधान में विवाह की आयु निर्धारित कर रखी है कि लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष।
क्योंकि कम आयु में विवाह करने से जनसंख्या में क्या है, विस्फोट रूप से वृद्धि होती है। तो देरी से क्या करो, विवाह करो। परिवार नियोजन, नियोजन का मतलब है किसी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, किसी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। तो परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम अपनाओ। कौन से कार्यक्रम, परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम अपनाओ। और संतति निग्रह जैसी प्रथाओं को अपनाओ, क्योंकि इन प्रथाओं के माध्यम से ही, इन शिक्षा के माध्यम से, इन वैज्ञानिक विकासों के माध्यम से या इन विकल्पों के आधार पे ही हम जनसंख्या वृद्धि की समस्या के समाधान, यानी ये जो जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो रही है, इस समस्या से समाधान अगर आपको चाहिए तो इन चीज़ों का उपयोग करो, इन चीज़ों को अपनाओ, ताकि जनसंख्या वृद्धि पर क्या लगे, रोक लगे। आप एक बार इसको देख लीजिए। इसके बाद पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक। जो आपके लास्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनांकीय संक्रमणीय सिद्धांत। अब आपसे पूछ ले इस सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग देखो। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग इसलिए किया जाता है कि किसी क्षेत्र या किसी देश, किसी क्षेत्र या किसी देश की जनसंख्या का वर्णन करने एवं भावी पूर्वानुमान लगाने के लिए, भावी पूर्वानुमान के लिए। अब आपसे सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि जनांकीय संक्रमणीय सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है, तो जनांकीय संक्रमणीय सिद्धांत का उपयोग इसलिए किया जाता है, चाहे वो किसी क्षेत्र हो, चाहे कोई देश हो, उसकी जनसंख्या का वर्णन करने, जो जनसंख्या वर्तमान में वर्णन करें, और भावी जनसंख्या को, या जो भावी जनसंख्या, आने वाली जनसंख्या, उसका पहले से अनुमान लगाने, अर्थात पूर्वानुमान लगाने के लिए जनांकीय संक्रमणीय सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे पूछ ले जनांकीय संक्रमणीय सिद्धांत कहते किसे हैं, तो मैं आपको एक छोटे से तरीके से बता देता हूँ। देखो, समझना बात को। कोई लोग गांव में रह रहे तो ग्रामीण हो गया, गांव में रहने वाले लोग खेती करते हैं, गांव में रहने वाले लोग अशिक्षित होते हैं तो अशिक्षित हो गया, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और जो गांव में लोग रहते हैं वो खेती करते हैं तो खेती हो गया। किसी प्रदेश, किसी देश में निवास करने वाले ग्रामीण, अशिक्षित और खेतिहर जनसंख्या परिवर्तन करके वो किसकी ओर आ जाती है, नगर की ओर आ गई मान लो, तो कौन सी जनसंख्या हो गई, नगरी हो गई। या वो अशिक्षित थी, नगर में जाने के बाद क्या हो गई, शिक्षित हो गई, नगर में जाने के बाद क्या हो गई, शिक्षित हो गई। या वो खेती कर रहे थे, या किस में काम करेंगे, नगरों में, औद्योगिक हो गए, अर्थात उद्योगों में काम करेंगे। किस में काम करेंगे, उद्योगों में काम करेंगे। इसको अगर परिभाषित करने का पूछ लें तो आप क्या बताओगे, देखो, किसी क्षेत्र विशेष की ग्रामीण जनसंख्या है, या किसी देश की, मैंने आपको वहाँ दोनों लेके, ग्रामीण जनसंख्या है, गाँव के लोग अशिक्षित होते हैं, वो खेती करते हैं, और जब वो इस अवस्था से परिवर्तन करके या इस चीज से परिवर्तन करके वो किसकी ओर आगे, नगर की ओर, तो नगर की ओर आगे तो नगरीय हो गए, और वहाँ वो अशिक्षित थे, यहाँ क्या हो जाएंगे, शिक्षित। वहाँ वो खेती करते थे, यहाँ क्या करने लगे, औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने लगे, अर्थात उद्योगों में काम करने लगे। जब वो यहाँ थे और जब यहाँ से वो यहाँ आए हैं, बात को पूरी समझना, जब वो यहाँ से यहाँ आए हैं तो या उनकी जन्म दर भी उच्च थी, जन्म दर भी क्या थी, उच्च, और मृत्यु दर भी क्या थी, उच्च थी। क्योंकि गांव में न तो चिकित्सा की सुविधा है, तो इसलिए लोग मरते भी ज़्यादा थे और जन्म भी ज़्यादा लेते थे, क्योंकि गांवों के लोग इतने जानते भी नहीं है कि भाई जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होने से क्या नुकसान है। तो इस क्षेत्र में जब वो लोग रहते थे तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी, और जब उन्होंने इस क्षेत्र से इस अवस्था की ओर परिवर्तन कर लिया तो उनकी जन्म दर भी क्या हो गई, कम हो गई, और मृत्यु दर भी क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, कम हो गई। आगे बात सुनने,
और ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन है, ये विभिन्न अवस्थाओं में होता है। ऐसा थोड़ा ही कि आज गांव छोड़ के शहर चले गए ये परिवर्तन हो गया, नहीं। ये परिवर्तन क्या होता है? विभिन्न अवस्थाओं में होता है। क्या होता है? विभिन्न अवस्थाओं में। और इस विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनांकीय संक्रमणीय सिद्धांत कहते हैं। तो इसका उपयोग देखो, किसी क्षेत्र, किसी देश की जनसंख्या का वर्णन करने के लिए और भावी पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। जब किसी क्षेत्र की ग्रामीण परिभाषा सुनो, जब किसी क्षेत्र की ग्रामीण, अशिक्षित और खेतिहर जनसंख्या परिवर्तन करके नगरीय, शिक्षित और औद्योगिक क्षेत्रों की ओर परिवर्तन करती है, तो उसकी उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। और यह परिवर्तन क्या होता है? विभिन्न अवस्थाओं में होता है, और इसी को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब इसके पूछ ले जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं, तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की यूएनओ के अनुसार 5 अवस्थाएं हैं। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार इसकी कितनी अवस्थाएं? 5। पहली अवस्था क्या है कि उच्च जन्म दर होती है। उच्च क्या होती है? जन्म दर। और उच्च क्या होती है? मृत्यु दर। उच्च क्या होती है? मृत्यु दर। दूसरे में क्या होती है? उच्च जन्म दर परंतु मृत्यु दर भी उच्च परंतु गिरती हुई। दूसरी हो गई। तीसरी क्या होती है? उच्च जन्म दर व मध्यम मृत्यु दर। चौथी क्या होती है? मध्यम जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। और 5वीं क्या होती है? निम्न तो जन्म दर होती है और निम्न क्या होती है? मृत्यु दर। अर्थात ये इसकी कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्था होती है। किसके अनुसार? यूएनओ के अनुसार। अब आपसे पूछ ले इन 5 अवस्थाओं में से भारत कौन सी अवस्था में आता है? तो इन 5 अवस्थाओं में से भारत है वो तीसरी अवस्था में आता है। और तीसरी अवस्था में क्या होता है? यहाँ की जन्म दर तो उच्च है और मृत्यु दर मध्यम है। मृत्यु दर क्या है? मध्यम है। ये है जनांकीय संक्रमणीय सिद्धांत। और इसी के साथ ये 5 अवस्थाएं कंप्लीट हो गई। ये तीसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। हम आगे का पार्ट चौथा अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने 13वां और 14वां पार्ट पढ़ाया था। वो तो 13वां और 14वां पार्ट है, वो चौथे पार्ट से ही बिलोंग करता है, संबंधित है। उसमें एक तो वो थोड़ा सा वर्गों का अंतर है। जैसे भारत में 59 से ऊपर वाले वर्ष, 60 या 60 से अधिक वाले व्यक्ति को बूढ़ा माना गया है या वृद्ध माना गया, जबकि विश्व में 64 वर्ष से अधिक व्यक्ति को वृद्ध माना गया है। तो ये 1-2 आंकड़े में अंतर है, वो आप देख लेना। अब इसके बाद हम जो अध्ययन करेंगे वो 5वां पार्ट है, कल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।